सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना ज्योग्राफी का चैप्टर 3 अर्थ इंटीरियर एंड प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइंटिफिक डिसिप्लिन कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थ टोपोग्राफिक फीचर्स। तो क्या बोलते हैं इसको हम, जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, और आर्कोलॉजी क्या होता है, सॉरी टिक नहीं मानता इसमें। आर्कोलॉजी क्या होता है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ टिक्स एंड माइट्स। ठीक है ना, टिक्स एंड माइट्स। और मीटियोरोलॉजी होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर वगैरह। ठीक है ना, एटमॉस्फेयर की स्टडी। और एथोलॉजी होता है स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, एनिमल बिहेवियर। ठीक है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जियोलॉजी। तो किसको बोलते हैं, जेम्स हटन को बोलते हैं फादर ऑफ जियोलॉजी। ठीक है ना, और एल्फ्रेड रेगनर ने क्या दी थी, कॉन्टिनेंशियल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी। कॉन्टिनेंशियल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी कब दी थी, 1912 में। ठीक है, और ठीक है, बस इसका इतना ही है, बाकी हम देखते हैं आगे। द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड, ऐसे फोर्सेस जो अर्थ के अंदर एक्ट करती हैं उसे क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल, फ्रिक्शनल, एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक बोलते हैं, ठीक है ना, एंडोजेनिक जो अंदर होती है, एक्सोजेनिक जो बाहर होती है। ग्रेविटेशनल जो ग्रेविटी होती है, फ्रिक्शनल जो हम चलते हुए फ्रिक्शन यूज़ होती है, वो फ्रिक्शनल फोर्सेस होती है। ठीक है, बेसिकली जब फ्रिक्शन होती है, जब बेसिकली दो चीज़ें आपस में फिज़िकली टच होती है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईली विशियस मैकेनिकली वीक एंड डक्टाइल रीजन ऑफ द अर्थ अपर मेंटल इज कॉल्ड। तो अर्थ के अपर मेंटल को क्या बोलते हैं, एथनोस्फेयर, एथनोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है ना, कहाँ तक कितना थिक है ये, 80 से 200 किलोमीटर्स तक आता है ये, सॉरी के लिखना है यहाँ पे। ठीक है, और इसके बारे में क्या जानना ज़रूरी है, लिख रखा है इसके बारे में, हाईली विशियस होता है, मैकेनिकली वीक होता है, डक्टाइल रीजन ऑफ द अर्थ अपर मेंटल होता है, और इसमें लिथोस्फेयर 10 किलोमीटर से लेके 200 किलोमीटर तक आता है। एक्सोस्फेयर और मेसोस्फेयर दोनों एटमॉस्फेयर का पार्ट है। ठीक है ना, एक्सोस्फेयर और मेसोस्फेयर दोनों एटमॉस्फेयर का पार्ट है। द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस ऑफ द अर्थक्वेक इज कॉल्ड, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं जो फोकस के एकदम नियरेस्ट होता है अर्थक्वेक के टाइम पे, तो क्या बोलते हैं, एपिसेंटर, एपिसेंटर बोलते हैं। ठीक है, हाइपोसेंटर फोकस, जहाँ से एनर्जी, हाइपोसेंटर या फिर फोकस उसे बोलते हैं जहाँ से अर्थक्वेक एनर्जी रिलीज होती है। और एपिसेंटर वही जो हमारा एकदम नियरेस्ट होता है। इसमें और कहता है, इसमें द डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के लिए, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल या क्रस्ट। तो आउटर कोर होती है। ठीक है, बाकी क्रस्ट हमारे जो है 3 पार्ट में है, हमें पता ही है। सबसे पहले होती है अपर क्रस्ट, उसके बाद मेंटल, उसके बाद कोर। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट के अंदर भी अपर मेंटल, लोअर मेंटल आता है। बाकी वो क्वेश्चन आएंगे तो देखते हैं हम क्या क्या होता है। अर्थ कोर इज मेनली मेड अप ऑफ, अर्थ की जो कोर है वो किस किस से बनी है, निकल या कॉपर, निकल एंड कॉपर, निकल एंड आयरन, निकल एंड एल्यूमिनियम, निकल एंड मैग्नीशियम। तो किससे बनी है, निकल एंड आयरन से बनी है। नीफे भी बोलते हैं इसको, इसका साइंटिफिक नेम निकल और आयरन। Which outside layer of the earth is less dense, thick and andestic to granite composition? तो अर्थ की कौन सी आउटर लेयर लेस डेंस है, लेस थिक है और एंडेस्टिक टू ग्रेनाइट कंपोजिशन है, तो क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशियनिक ज़्यादा डेंस है, ठीक है ना, मोर डेंस है ये। The crust of is the earth outermost layer that is less than -% of earth by mass, with oceanic crust and continental crust often consisting of few of more felsic rocks.
तो कितने परसेंट से कम है? 1% से, ठीक है ना। In the 1930s, which of the following theories was propounded by Arthur Holmes about the mental? तो आर्थर होम्स ने कौन सी थ्योरी दी थी? थ्योरी ऑफ फैनकल सक्सेशन, सबपोल थ्योरी, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी या थ्योरी ऑफ फॉल्टिंग? तो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी दी थी उन्होंने 1930s में, ठीक है। इसमें बेसिकली उन्होंने मोमेंट ऑफ मैग्मा बताई थी। मोमेंट, क्या ये सही होगा? ऑफ मैग्मा, ब्लैक सही है। मोमेंट ऑफ मैग्मा, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द 7 मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट, विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द मेडिवल लैटिन वर्ड कैलियम? ठीक है, 7th मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सा है अर्थ क्रस्ट में? तो कौन सा है? पोटेशियम। कैसे पता करते हैं इसे हम? सबसे पहले कौन सा है इसमें, हम कहाँ लिखे हैं? यहाँ लिखते हैं। सबसे पहले है ऑक्सीजन, सॉरी ऐसे लिखते हैं ऑक्सीजन को हम O2, ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद कौन सा है? सिलिकन। उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद आयरन, उसके बाद कैल्शियम, एंड देन सोडियम, फिर पोटेशियम, ठीक है ना, और फिर मैग्नीशियम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 7th मोस्ट अबंडेंट हो गया। और ठीक है, हाउ थिक इज़ द लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर कितना थिक है? 10 to 200 किलोमीटर हमने ऊपर देखा था अभी, ठीक है ना। लिथोस्फीयर में क्या क्या आता है? क्रस्ट प्लस अपर सॉलिड मेंटल, ठीक है ना, अपर सॉलिड मेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोहो डिसकंटिन्यू सेपरेट्स, तो मोहवरिक किस किस को सेपरेट करती है? मोहवरिक सेपरेट करती है अर्थ क्रस्ट को और मेंटल को। एक मिनट यार, ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं इसमें। कहाँ देखें? यही देख लेते हैं एक बारी। पेन थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। हाँ, सबसे पहले कोई और छोटा करना पड़ेगा। कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, ठीक है। सी से कोनार्ड, एम से मोहोवरिक, ठीक है, और RE से रेपेटी, G से गुल्टनबर्ग और L से लेहमैन, ठीक है। ये सारे डिस्कंटिन्यूस के नाम है। कोनार्ड किसको वो करती है? आउटर एंड इनर क्रस्ट को, ठीक है। और मोहवरिक किसे करती है? क्रस्ट और मेंटल को, क्रस्ट एंड मेंटल। और रेपेटी किसे करती है? आउटर एंड इनर मेंटल। गुटनबर्ग किसे करती है? मेंटल और कोर को, मेंटल एंड कोर। और लेमैन आउटर और इनर कोर को, आउटर एंड इनर कोर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थ लेयर सेपरेट्स द क्रस्ट फ्रॉम द कोर इज, तो ऐसी अर्थ की लेयर कौन सी सेपरेट करती है क्रस्ट और कोर को? स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर तो एटमॉस्फेयर के लिए होता है। एक मिनट, पेन इसका थोड़ा मोटा करना पड़ेगा, ठीक है। कंट्री मैग्मा लेयर है, मेंटल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच बिटवीन कॉलम ए एंड कॉलम बी? तो एलिमेंट्स इन अर्थ क्रस्ट और टोटल परसेंट इन अर्थ क्रस्ट। ऑक्सीजन कितना है? 8% है। सिलिकॉन 28%, एल्यूमिनियम 47%। अच्छा, इसमें मैच करना है हमें, सॉरी। ऑक्सीजन हमारा कितने परसेंट है? 47% है, ठीक है। सिलिकॉन कितने परसेंट है? सिलिकॉन नहीं, हाँ 47% है, सबसे ज़्यादा यही है। उसके बाद सिलिकॉन थोड़ा कम होगा। सिलिकॉन कितना होगा?
28%। एल्यूमिनियम उससे कम होगा 8% और आयरन उससे भी कम होगा 5%। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट का सी किस में है, इसमें और इसमें है, सेकंड का बी इसमें नहीं है, इसी में, तो सी हो जाएगा हमारा आंसर। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर्स ऑफ अर्थ फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द प्लेनेट टू इनसाइड? ठीक है, क्या सीक्वेंस करेक्ट है? मेंटल कोर क्रस्ट, क्रस्ट मेंटल कोर, कोर मेंटल क्रस्ट, क्रस्ट कोर या मेंटल? तो आउटर मोस्ट से इनर मोस्ट में जाना है। आउटर मोस्ट तो हमारी क्या होती है, क्रस्ट होती है। तो पहले दो तो हम ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं, नहीं सॉरी पहले दो नहीं, एक और थर्ड वाले क्रस्ट होते हैं ना पहले तो, ठीक है। उसके बाद मेंटल आती है तो डी भी चला जाएगा, क्रस्ट के बाद मेंटल फिर कोर। Identify whether the given statement about an earthquake are correct or incorrect. Statement 1. When the stress on the edge overcomes the friction, there is an earthquake that releases energy in waves that travel through Earth's crust and causes the shaking that we feel. An earthquake cannot be identified as a force shock until a larger earthquake in the same areas occur. So सही है ये स्टेटमेंट, तो दोनों ही सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 are correct. Which of the following is not one of the major tectonic plates? Nazca Plate, Pacific, Africa and with the Eastern Atlantic Floor Plate, India, Australia, New Zealand Plate. तो इनमें से कौन सी मेजर नहीं है? मेजर कौन सी नहीं है? नास्का। The plate movement on Earth is classified into dash type. कितने टाइप्स में क्लासीफाई कर रखे हैं? 3 टाइप्स में। 3 टाइप में कौन कौन से? कन्वर्जेंट, कॉन्वर्जेंट और इसके बाद डाइवर्जेंट और इसके बाद ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी अर्थक्वेक जोन्स? इंडिया को कितने अर्थक्वेक जोन में डिवाइड कर रखा है? 4 में, ठीक है ना। और सबसे आज तक का सबसे बड़ा भूकंप कहाँ आया था? भुज में, ठीक है ना। कब? 2001 में। मैग्नीट्यूड कितना था उसका? 7.7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 हो गया, 21। Which among the following occur when two tectonic plates are moving past each other with different speeds? तो क्या होता है? अर्थक्वेक होता है, थोड़ा बड़ा कर दो इसको। Which of the following earthquake waves are longitudinal waves? लॉन्गिट्यूडनल कौन सी होती है? पी वेव्स होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक वेव्स आर सरफेस वेव? सरफेस वेव कौन सी होती है? एल वेव्स होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज स्मॉल अर्थक्वेक्स इन अंडरग्राउंड केव्स एंड माइंस विच आर कॉज्ड बाय सेस्मिक वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द इरप्शन ऑफ रॉक एंड ऑन द सरफेस? तो कोलैप्स अर्थक्वेक होगा इसका आंसर। और एक्सप्लोजन कौन सी होती है? एक्सप्लोजन जो होती है इट इज़ कॉज्ड बाय डेटोनेशन और केमिकल ऑफ न्यूक्लियर डिवाइस। मूवमेंट ऑफ फॉल्ट लाइन कैन कॉज अ फ्लड, सडन रेन, अर्थक्वेक, स्टॉर्म। तो अर्थक्वेक ला सकती है ये। द इक्विपमेंट यूज टू रिकॉर्ड द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज, क्या बोलते हैं उसे? सिस्मोग्राफ बोलते हैं। द थ्योरी ऑफ अ प्लेट टेक्टोनिक्स proposes that Earth lithosphere is divided into dash major and some minor plates. कितनी मेजर प्लेट्स हैं? 7 मेजर प्लेट्स हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, इन 1962 who published the history of ocean basins which outlined the theory of how tectonic plates could move, later called sea floor spreading? तो किसने दी थी sea floor spreading? अभी हमने देखा था हैरी हैमंड हेस ने दी थी। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज बेस्ट रिलेटेड टू द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर? नोन फॉर थर्मल पावर स्टेशन, नोन फॉर वोल्केनो एंड अर्थक्वेक्स, नोन ओनली फॉर, देखो नोन फॉर ओनली ग्लेशियल फॉर्मेशन, नोन फॉर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो नोन फॉर वोल्केनो एंड अर्थक्वेक्स। इफ एन अर्थक्वेक हैपेंस एट अ सी फ्लो and one tectonic plate dips under another, this will most probably lead into a natural disaster known as, क्या आएगा उससे? सुनामी आएगी। जब प्लेट नीचे जाएगी तो जो पानी है वो ऊपर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिकॉर्ड ऑब्टेन
बाय द मेजरमेंट ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड, देखो जिससे हम मेजर करते हैं अर्थक्वेक को उसे सेस्मोग्राफ बोलते हैं, और जो रिकॉर्ड मिलता है उसे क्या बोलते हैं, सेस्मोग्राम बोलते हैं, सेस्मोग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा लेवल 1 ख़त्म होता है। आई होप समझ आया होगा, एंड थैंक यू।